ऑलराइट, सो ब्रेक पीरियड इज ओवर, लेट अस मूव फॉरवर्ड। तो एक्सपोर्ट के अंदर ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस और कौन से स्टेट की कौन सी चीज़ को रिसेंटली उसमें ऐड किया गया है, जैसे कश्मीरी सैफरॉन जम्मू कश्मीर से, उसको ऐड किया गया जीआई टैग के। तो वो सब लिस्ट देखिए, एक दो बार ऊपर से देख लेना, हर एक को वर्ड बाय वर्ड भी याद करने की जरूरत नहीं, बट लोकेशन या रीजन कहाँ पर है थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। जैसे ये कंधमाल हल्दी, तो वो उड़ीसा में पाई जाती है, ऐसा सीएपीएफ एग्जाम में एक बार अभी पूछा था। खैर, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए हमने क्या करना चाहिए? जो लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनको टैक्स में कुछ छूट छाट या माफी होनी चाहिए। कॉमर्स मिनिस्ट्री ऐसी एक योजना चलाती थी जिसका नाम था मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, MEIS। तो सपोज रिलायंस इंडस्ट्री, वो लोग इंपोर्ट क्या करते होंगे? क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, तो उस पर क्या लगेगी? कस्टम्स ड्यूटी, सीमा शुल्क। और उसमें से वो रिफाइनिंग करेंगे, पेट्रोल डीजल बनेगा, और भी ज़्यादा रिफाइनिंग करेंगे तो जो दूसरे पदार्थ मिलते हैं उसके अंदर से प्लास्टिक, रेयॉन, नायलॉन, आर्टिफिशियल केमिकल्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स बना सकते हैं। तो ऐसा अगर वो प्लास्टिक एक्सपोर्ट करेंगे उस पर क्या लगेगी? वापस कुछ कस्टम ड्यूटी लगेगी, सीमा शुल्क। तो उन्होंने इंपोर्ट करते वक्त जो कस्टम ड्यूटी भरी होगी वो उनके पॉइंट्स बन जाएंगे और फिर उनको वो माइनस पॉइंट्स मिलेंगे, जिसको हम कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। वो कैसे काम करती है हम लोगों ने जीएसटी लेक्चर में पढ़ा था। तो ये तो एक योजना थी कि कस्टम मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम के अंतर्गत कुछ टैक्स में माफी मिलती थी, लेकिन वहां पर बहुत सारे अलग अलग टैक्स उसकी माफी नहीं मिलती थी। फॉर एग्जाम्पल, बाबा रामदेव सोचे कि मैं पतंजलि नूडल्स बनाता हूँ और उसको मैं एक्सपोर्ट करूँ। तो नूडल्स बनाने के लिए पहले तो उनको जो भी अनाज या मैदा खरीदना है, तो उसके लिए वो जाके गेहूं खरीदेंगे। कहाँ से? एपीएमसी मंडी से। एपीएमसी मंडी से कुछ भी आप सामान खरीदें तो उस पर प्राइस तो लगता ही है, ऊपर से मंडी टैक्स लगता है। अब ये टैक्स मतलब वो कर नहीं है, बस वो ऐसा नाम पड़ गया। जस्ट लाइक कि यूपी में कुछ जगह होता है गुंडा टैक्स, तो ऐसा नहीं कि ऐसा कोई टैक्स है, इट इज जस्ट फीस कलेक्टेड बाय सर्टेन पीपल। तो वो टैक्स नहीं है, फीस है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द मंडी, वहाँ का जो भी रख रखाव, साफ सफाई, इलेक्ट्रिसिटी और वो सब सुविधा के लिए। हाँ, तो बाबा रामदेव ने कोई ऐसी एपीएमसी मंडी से अनाज खरीदा जिस पर उन्होंने मंडी टैक्स भरा। फिर वो उसका प्रोसेसिंग करेंगे अपनी फैक्ट्री में, तो उस वक्त जो भी मिक्सचर, ग्राइंडर, उस सब में इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरेंगे। इलेक्ट्रिसिटी बिल पर आप जानते हैं राज्य सरकार की इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, जो एक प्रकार का टैक्स यानी कर है, वो लगेगा। फिर वो प्रोडक्ट को ट्रक में भरेंगे, ट्रक में डीजल भरेंगे, और डीजल पर आप जानते हैं केंद्र सरकार की एक्साइज और राज्य सरकार की वैल्यू एडेड टैक्स लगती है। वो ट्रक जाएगा मुंबई पोर्ट पे, वहां से वो एक्सपोर्ट करेंगे और एक्सपोर्ट पे आप लगते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, कस्टम्स ड्यूटी लगेगा। तो ये जितने अलग अलग टैक्स और ये मंडी टैक्स नाम की फीस लगी, इसके पॉइंट माइनस मिले, ऐसा सरकार ने सोचा। इस नई योजना का नाम है कॉमर्स मिनिस्ट्री की रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स, यानी रोड टैप स्कीम। फुल फॉर्म याद करने की जरूरत नहीं, वन वर्ड एसोसिएशन की रोड टैप स्कीम क्या है, कॉमर्स मिनिस्ट्री की स्कीम है। ऑब्जेक्टिव क्या है? जो पुरानी MEIS स्कीम थी जहां पर सिर्फ कस्टम ड्यूटी का हमको लाभ मिलता था, उसको खत्म करके ये नई योजना ला रहे हैं, रोड टैप स्कीम, जहां पर मैंने जो आपको पिछली स्लाइड में बताई वो सभी टैक्स की माफी आपको मिलेगी। ऐसा क्यों करना पड़ा? दो कारण है। एक की ऐसी ज्यादा माफी मिले तो एक्सपोर्ट को और प्रोत्साहन मिले, और दूसरा कारण ये है कि ये जो MEIS स्कीम थी उस पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, उसने ऐतराज जताया था कि ये एक प्रकार का बैरियर क्रिएट कर रहा है, तो इसको खत्म करो। तो MEIS हमने खत्म किया और अब हम नई योजना लेकर आए और हम ऐसा दिखा रहे हैं कि ये योजना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नियमों के हिसाब से सही है। इसके अलावा एक फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनी थी साल 2015 से लेके 2020 तक, जिसके हमने फीचर्स फुल कोर्स में पढ़े थे। अब वो वाली पॉलिसी मार्च 2020 में खत्म हो गई। उसके बाद द हिंदू वाले बोल रहे हैं कि सरकार के सूत्रों से जानने को मिलता है कि सितंबर महीने में नई कोई पॉलिसी आएगी, हो सकता है 2020 से 2025 के लिए हो। तो जब तक वो पॉलिसी मतलब आती नहीं, तो हवाबाजी में ड्राफ्ट पॉलिसी क्या है और इधर उधर से उसके स्पेक्युलेटिव टाइप के आर्टिकल जो मिलते हैं, उसमें हमको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। सेपरेटली 2018 में कॉमर्स मिनिस्ट्री ने एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के लिए एक अलग पॉलिसी बनाई, वो हम लोग आगे पिलर 4 एग्रीकल्चर में पढ़ चुके हैं या आगे पढ़ेंगे।
अलग से 2020 के इकोनॉमिक सर्वे में वॉल्यूम 1 चैप्टर 5 लिखा गया, नेटवर्क प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द केस ऑफ आईफोन। आईफोन आपको चीन में उसकी फैक्ट्री होगी, बट वो पूरे का पूरा आईफोन चीन में नहीं बनता है। उसका सपोज कि एलसीडी स्क्रीन हो, वो साउथ कोरिया में बना हो, उसका कैमरा जापान में बना हो, उसकी बैटरी चाइना में बनी हो, और एल्यूमिनियम का जो बॉडी है वो शायद जर्मनी में बना हो। तो अलग अलग जगह से पुर्जे बनते हैं और फिर यहाँ पर आके असेंबल होते हैं। तो ऐसा ही भारत को हमने ऐसी ये जो नेटवर्क प्रोडक्ट है उसकी सप्लाई चेन, प्रोडक्शन चेन में हमने बिठाना चाहिए और असेंबल इन इंडिया को एनकरेज करना चाहिए। वो पूरा मुद्दा क्या है वो भी देखेंगे, बट वो पिलर 4 भी मेक इन इंडिया के साथ उसको देखेंगे। लेकिन अगर ऐसा करेंगे तो हाँ, हमको एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी करने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा और क्या चल रहा है, तो करंट अकाउंट के अंदर मेन जो अपडेट्स हुए पिछले 1 साल में देखे। फिर कैपिटल अकाउंट में क्या, कैपिटल अकाउंट में आप जानते हैं आएगा इन्वेस्टमेंट, तो वहाँ पर एफडीआई, एफपीआई, फिर लोन्स। तो केंद्र सरकार ने जो लोन लिए सॉवरेन लोन्स, एंड एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों ने विदेशों से जो ऋण लिया है। एंड लास्टली बैंकिंग में वो बाहर के नॉन रेसिडेंट लोगों ने भारत में जो बैंक अकाउंट खोले। तो यहाँ पर क्या क्या अपडेट हैं वो आपको हैंडआउट के पेज 72 73 में दिए हैं। सबसे पहले हम लोग देखें एफडीआई। एफडीआई का मतलब क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। इट मीन्स मोर देन 10% equity और शेयर इन्वेस्टमेंट मेड बाय एन इंडिविजुअल फॉरेन एंटिटी इन एन इंडियन कंपनी। भारतीय कंपनी में 10% से ज्यादा शेयर भागीदारी के रूप में जो विदेशी निवेश आता है उसको हम एफडीआई बोलते हैं। जैसे 2018 में वॉलमार्ट यूएसए ने भारत की कंपनी फ्लिपकार्ट के अंदर $16 बिलियन देकर 77% शेयर होल्डिंग खरीद ली। ये जो एफडीआई करके आते हैं उन लोगों का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि बहुत ज्यादा शेयर होल्डिंग अपने हाथ में रखे, ताकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में उनके लोग बैठ जाएं और वो कंपनी के मैनेजमेंट, प्रोडक्शन, उन सब चीजों को कंट्रोल कर सके। तो एफडीआई के अंदर नया क्या अपडेट आ रहा है, एक तो एफडीआई में कुछ सेक्टर्स हैं उसके परसेंटेज लिमिट्स बढ़ाए गए हैं, एफडीआई को बढ़ोतरी दी गई। ई कॉमर्स वेबसाइट में कुछ नए नियम बनाए गए। कोरोना क्राइसिस के बाद चाइना से आने वाली एफडीआई पर थोड़ी कंट्रोल करी गई, और एक आईएफएससी गिफ्ट सिटी है उसको रेगुलेट करने के लिए अथॉरिटी बनाने की बात चली। सो दिस मैटर्स आर गिवन ऑन हैंडआउट पेज 72 73। एक एक करके देखते हैं। मित्रों, पिलर 1D याद करो, वहां पर हमने इंश्योरेंस, पेंशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन देखा था, और वहां पर बात करी थी कि कैसे इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर प्रेजेंटली एफडीआई लिमिट इज 49%, उसको बढ़ा के 74 या 100 करे तो उससे क्या बेनिफिट और क्या नुकसान हो सकते हैं वो हमने वहां पर पढ़ा था। क्या इंश्योरेंस सेक्टर डायरेक्टली, जैसे कि एचडीएफसी लाइफ वो एक इंश्योरेंस कंपनी है, तो उसमें तो सरकार ने चेंज नहीं किया, वहां पर तो वही एफडीआई लिमिट है कि भारतीयों के पास 51% शेयर होल्डिंग होनी चाहिए और विदेशियों के पास नॉट मोर देन 49% शेयर होल्डिंग। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी के नीचे जो लोग होते हैं जिसको हम बोलते हैं इंटरमीडियरी कंपनीज या मध्यस्थ या दलाल या बिचौलिए, जैसे कि एजेंट या ब्रोकर, या फिर आपकी कार का एक्सीडेंट हो गया तो कितना एक्सीडेंट में खर्चा आएगा वो चेक करने वाले लोग यानी सर्वेयर और लॉस असेसर, या फिर कि आप कार जहां पर रिपेयर कराएंगे वो कार रिपेयर वाली सर्विस सेंटर, या आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया तो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराएंगे तो वो ट्रीटमेंट देने वाली हॉस्पिटल, जिनको हम बोलते हैं थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर्स। तो वैसे तो ये शायद एक एक लोग हो सकते हैं, बट इकोनॉमी के अंदर कुछ ऐसी बड़ी कंपनियां भी हैं जो बहुत सारे ऐसे लोगों को रख के एक प्रकार से आउटसोर्सिंग में एचडीएफसी लाइफ कंपनी को सारी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। तो ऐसी ये जो इंटरमीडियरी कंपनीज है वहां पर गवर्नमेंट ने बोला कि वहां पर एफडीआई लिमिट बढ़ाते हैं कि अप टू 100% एफडीआई इज परमिटेड। सो दैट इज वन रिफॉर्म डन इन फुल बजट 2019, जो कि प्रीलिम 2019 के बाद आया था। इसके अलावा 2020 में एक कोरोना क्राइसिस और उसके बाद आत्मनिर्भर भारत, और उसमें हम लोग बहुत ज़्यादा लोकल चीज़ों को, मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन दें, इंपोर्ट थोड़ा कम करें, ये सब बातें चल रही थी। उसी मौज में मई जून महीने में सरकार ने अनाउंस किया कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लिमिट्स इन द डिफेंस यानी रक्षा क्षेत्र में जो मिसाइल, गोला बारूद, टैंक, हथियार बनाते हैं वो सब कंपनियों में पहले ये था कि अप टू 49% एफडीआई वाज अलाउड थ्रू ऑटोमेटिक रूट, मतलब स्वचालित मार्ग से बिना सरकार से पूछे विदेशी लोग इतना निवेश कर सकते थे, उसको बढ़ा के 74% कर दिया। सो अप टू 74% एफडीआई
बिना सरकार के पूछे उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उससे ज्यादा भी करना हो तो कर सकते हैं, बट देन यू हैव टू टेक द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट। इससे क्या फायदा होगा? फायदे तो आप सोच सकते हैं। एक तो हमारा इंपोर्ट बिल कम होगा कि अमेरिका, फ्रांस, रशिया, इजराइल से जितने हथियार, गोला बारूद, फाइटर जेट खरीदते हैं थोड़े कम खरीदेंगे हम लोग। लोकल प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा। विदेशी कंपनी आएगी, अपने साथ टेक्नोलॉजी लेकर आएगी, जल्दी जल्दी उत्पादन हो सकता है, रिसर्च डेवलपमेंट कम करना पड़ेगा वगैरह। और ऐसे सब हथियार बनाकर हम लोग एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं अफ्रीका, एशिया, साउथ अमेरिकन देशों को, और सस्ते में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि जैसे नासा को जितना स्पेस प्रोजेक्ट में खर्च आता है उससे कई सस्ते प्राइस में इसरो वाले चंद्रयान, मंगलयान भेज चुके हैं। तो वही लॉजिक पर भारत की कंपनियां एफिशिएंट है, सस्ते में हथियार बना सकती है और ये पूरा मार्केट हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। तो इससे हमारा जितना एक्सपोर्ट बढ़ेगा उस हिसाब से करंट अकाउंट डेफिसिट कम होगी, सामने मैन्युफैक्चरिंग तो जॉब्स बढ़ेंगे, जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगा, भारत की डिफेंस कैपेबिलिटी बढ़ेगी, हम अपने नेबर्स के सामने सिक्योरिटी चैलेंजेस को कोप अप कर पाएंगे। सो दीज आर द बेनिफिट्स। सामने नुकसान क्या होंगे? नुकसान वैसे तो होंगे, बट जब यूपीएससी द हिंदू कॉलमनिस्ट की भर्ती प्रक्रिया के लिए भी एग्जाम का कैलेंडर अनाउंस करे तब हम लोग उसको तैयार करेंगे, बाकी तैयार करने का कोई फायदा दिखता नहीं। सो दैट वाज एफडीआई इन वेरियस सेक्टर्स। दूसरी चीज है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में आप जानते हैं दो मॉडल होते हैं कि कंपनी अपने गोडाउन से माल भेजे तो उसको हम बोलते हैं इन्वेंटरी बेस्ड ई कॉमर्स साइट, वहां पर तो एफडीआई की अनुमति नहीं है, प्रोहिबिटेड है। और दूसरी होती है ई कॉमर्स में मार्केट प्लेस मॉडल, जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट की असल में वो खुद माल नहीं बेच रहे हैं, वो अलग अलग सेलर को अपने प्रोडक्ट लिस्ट करवाने के लिए उन्होंने वेबसाइट बनाकर रखी है। तो एक प्लेटफॉर्म है या बाजार है जहां पर अलग अलग व्यापारी अपना सामान बेच रहे हैं। तो ऐसी सब वेबसाइट, मार्केट प्लेस, वहां पर तो 100% एफडीआई अलाउड थ्रू ऑटोमेटिक रूट। और फिर वहां पर वो कुछ कैशबैक डिस्काउंट देती थी और एक्सक्लूसिव डील, और उसको रोकने के लिए सरकार ने नियम बनाए थे, वो हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद नया क्या हुआ? 2020 में कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ने कुछ नए रूल्स बनाए कि ये सभी प्रकार की ई कॉमर्स वेबसाइट, इन्वेंटरी वाली हो, मार्केट प्लेस वाली हो, फॉरेन हो, इंडियन हो, सब पे लगेंगे जब वो भारतीय लोगों को कोई गुड्स और सर्विसेज सेल कर रहे हैं। तो ऐसे ई कॉमर्स वेबसाइट या ई टेलर्स, ई विक्रेता ने एक तो हर एक प्रोडक्ट पर एक्सपायरी डेट, कंट्री ऑफ ओरिजिन, कौन से देश में उत्पादन हुआ है, मेड इन चाइना है, ताइवान है, सिंगापुर है, लिखना होगा। फिर ये आपने ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदे तो उसको रिटर्न करना है, पैसा रिफंड में दो, एक्सचेंज, वारंटी, गारंटी, डिलीवरी, शिपमेंट, कैंसलेशन, ये सारी चीजें कंज्यूमर फ्रेंडली होनी चाहिए। मार्केट प्लेस मॉडल में आप जानते हैं अलग अलग सेलर्स अपना प्रोडक्ट डिस्प्ले करते हैं, तो हर एक सेलर का कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, कस्टमर केयर नंबर, रेटिंग, वो सब डिस्प्ले करना होगा। ई कॉमर्स वेबसाइट वाले ने कोई भी खुद का फेक अकाउंट बनाकर फेक रिव्यूज पोस्ट नहीं करने चाहिए, वगैरह वगैरह। बहुत सारे टेक्निकल नॉर्म्स है, सब पढ़ने गए तो कॉस्ट बेनिफिट है नहीं। तो कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ये सब नियम कैसे बना सकते हैं, उनको किधर से पावर मिला? उसका आंसर है देयर इज वन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, जो हम लोग फोर्थ पिलर में देखेंगे, ग्राहक सुरक्षा अधिनियम। तो अब समझिए, कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ग्राहक सुरक्षा कानून में नियम बनाएगी तो सुरक्षा किसकी करेगी? अमेजॉन की, फ्लिपकार्ट की, ग्राहक की? ग्राहक की करे, राइट। तो उस हिसाब से जो भी एमसीक्यू कुछ बनाया जाए, तब लॉजिक उसको 50-50 पर एलिमिनेट कर सकते हो कि जो भी नियम बनाए होंगे वो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने वाले बनाए होंगे। तो सपोज मैं आपको नहीं भी पढ़ाऊँ ये वाला स्टेटमेंट कि ई कॉमर्स साइट मस्ट नॉट पोस्ट फेक रिव्यूज, सपोज मैंने आपको नहीं पढ़ा है, फिर भी आप लॉजिकली सोचना शुरू करो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत लॉन्च किया तो ऑब्वियसली ये तो लिखा ही होगा, तो पढ़ाओ कि नहीं पढ़ाओ 50-50 में, यस दिस शुड बी अ करेक्ट स्टेटमेंट, ऐसा करके आप एमसीक्यू टिक करो। मैं देखता हूँ इसके भी, ये कंज्यूमर ई कॉमर्स साइट के ऊपर के नियम, इसकी भी 1 घंटे की वीडियो बनती है। ये भाई कुछ इतना भी डिटेल में जाने की जरूरत है, 5 मिनट में पढ़ा, आगे बढ़ो। इसके अलावा और क्या चल रहा है? जैसे ट्रेड की पॉलिसी है, जैसे एजुकेशन की पॉलिसी है, उस प्रकार से ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए भी सरकार एक पॉलिसी बना रही है। लेकिन वो जुलाई 2020 तक हम लोग देखें तो ड्राफ्ट स्टेज में ही है, कच्चा उसका मसौदा बनाया गया है, अभी फाइनल पब्लिश नहीं हुआ है। तो मैंने आपको आगे भी बताया था, जो भी बिल, पॉलिसी वो ड्राफ्ट स्टेज में हो उसको कभी तैयार करने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। वो जब फाइनल हो जाएगी तभी यूपीएससी उसके प्रीलिम मेंस के सवाल बनाती है। क्योंकि ड्राफ्ट स्टेज में सपोज अभी उसका ड्राफ्ट 1.0, फिर 2.0, फिर 2.3, वो तो अपडेट होते रहेगा जैसे जैसे पब्लिक उसमें कमेंट और रिव्यू और फीडबैक देगी। तो यूपीएससी के आंसर की गलत हो जाएगी अगर वो ड्राफ्ट वाली कोई चीज से एमसीक्यू बनाते हैं, देयरफॉर दे प्रीफर टू अवॉइड इट।
इसी कारण से मैंने एजुकेशन पॉलिसी इतने सालों तक नहीं पढ़ाई, क्यों? क्योंकि वो ड्राफ्ट स्टेज में थी। लेकिन अब क्योंकि सरकार उसको अनाउंस कर चुकी है, तो जब हम लोग पिलर 6 के अपडेट देखेंगे एजुकेशन स्कीम, तब उसको आराम से पढ़ेंगे। फिर वापस आते हैं, तो हाँ, हम लोग पढ़ रहे थे बैलेंस ऑफ पेमेंट का कैपिटल अकाउंट, उसके अंदर एफडीआई। तो इंश्योरेंस और डिफेंस सेक्टर में एफडीआई बढ़ाई गई। ई कॉमर्स के ऊपर नियम और कड़क किए गए। फिर तीसरा मुद्दा है कि कोरोना क्राइसिस के बाद चीन से आने वाली एफडीआई पे कंट्रोल। बहुत आसान है। अब समझते हैं कोरोना क्राइसिस के चलते भारत की कंपनियों की प्रोडक्शन पर प्रॉफिट पे असर हुआ है। तो वो शेयर पे अच्छा डिविडेंड जनरेट नहीं कर पाएंगे, शेयर बाजार में उनके प्राइस गिर रहे हैं। बॉन्ड भी उन्होंने इश्यू किए होंगे या लोन लिया होगा बैंक से, उसका भी प्रिंसिपल इंटरेस्ट वापस नहीं कर पा रहे। सो देर आर प्रॉब्लम्स। तो ऐसे जो ये दुखी आत्माएं हैं, उनको तो कहीं से भी फ्रेश कैपिटल मिल जाए, वो तो यस 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 हमको दे दो, राजी हो जाएंगे। अब ऐसी परिस्थिति में डर ये लगता है कि चीन शेल कंपनियां, फर्जी कंपनी बनाकर एफडीआई रूट से ये सारी भारत की कंपनियों को खरीद ले। तो ये हमारे हित में नहीं है, क्योंकि उसके बाद ये हो सकता है कि चीन उनके ही द्वारा हिडन डंपिंग शुरू करे। फॉर एग्जाम्पल, अभी याद करो ई कॉमर्स में हमने क्या पढ़ा कि कौन से देश में बनाया गया, जैसे मेड इन चाइना ऐसा लिख के अमेजोन पर डिस्प्ले करना होगा। लेकिन अगर चीन ने भारत की कंपनियों में मेजोरिटी शेयर होल्डिंग आ गई, तो वो तो बोलेंगे लेबल चिपका दो मेड इन इंडिया। तो ऐसा छिप छिप कर भी वो डंपिंग कर सकते हैं। देन दे कुड गिव प्रेफरेंस टू चाइनीज रॉ मटेरियल। भारत की कंपनी पर वो शेयर होल्डिंग उनके पास अच्छी खासी हो, तो दबाव डाल सकते हैं कि भले आपको ऑस्ट्रेलिया से सस्ते में कोयला मिलता हो, बट ऑस्ट्रेलिया नहीं, चीन से ही आपने कोयला खरीदना होगा वगैरह। तो ऐसा करके भारत का सब पैसा निचोड़ के ले जाएं। इकोनॉमिक इंटरेस्ट को नुकसान हो सकता है, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को नुकसान हो सकता है। इसलिए भारत सरकार ने ये कहा कि पहले नियम कुछ ऐसा था कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से कोई भी एफडीआई किसी भी सेक्टर के लिए आए, उसकी फाइल पर सरकार की अनुमति लेनी पड़ती थी। उसी नियम को सरकार ने 2020 अप्रैल में और कड़क किया और ऐसा कहा कि ऐसी कोई भी एफडीआई प्रपोजल ऐसे कोई भी देश से आती है जो कि भारत के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो कौन कौन आएगा? वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, इन सभी जगह से आने वाली एफडीआई पर भारत सरकार की अनुमति हो तभी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल याद करो, ई कॉमर्स साइट के अंदर मार्केट प्लेस मॉडल में नियम क्या था? 100% एफडीआई थ्रू ऑटोमेटिक रूट, मतलब सरकार की अनुमति बिना निवेश कर सकते थे अमेजोन, फ्लिपकार्ट ऐसी चीज में। लेकिन अगर वो एफडीआई का प्रपोजल ये सब अपने बॉर्डरिंग कंट्री से आ रहा है, देन गवर्नमेंट्स अप्रूवल इज नेसेसरी। अब कुछ चीन को मजा नहीं आएगा। चीन ने फरियाद करी है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सब नियम है, इसके ये खिलाफ है। भारत की एक्सक्यूज ये है कि हम अकेले नहीं है, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया ने भी चीन के ऊपर ऐसे ही नियम बनाए, क्योंकि आप कैसी बदमाशी करेंगे सब जानते हैं। एनीवेज, वो सब चलते रहता है, बॉल बाय बॉल कॉमेंट्री नॉट इम्पॉर्टेंट। तो चाइनीज एफडीआई पर और कंट्रोल किए गए, देखा। फिर ये कैपिटल अकाउंट के अंदर अगर विदेशी बैंक, एनबीएफसी कंपनियों को भारत में हम लोग हेडक्वार्टर खोलने दें और उनको बोले कि आपको SEZ वाला मजा देंगे। SEZ वाला मजा क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आप जानते हैं कुछ भी करो 0% टैक्स लगता है। तो वही मजा अगर फॉरेन की बैंक, एनबीएफसी को दिया जाए तो हो जाता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर, यानी IFSC, जैसे कि गुजरात के अंदर गिफ्ट सिटी। उसके ऊपर रेगुलेट करने के लिए अलग से अथॉरिटी बना रहे हैं, ये कुछ चर्चा में आ गया। तो मुद्दा ये है, IFSC अथॉरिटी, उसका एक्ट 2019 में बनता है। ऑब्जेक्टिव ये है कि जैसे गुजरात में ये गिफ्ट सिटी बनाया गया, तो वहां पर तो इंश्योरेंस कंपनियां भी फॉरेन की आ जाएंगी, तो उसको रेगुलेट कौन करेगा? हैदराबाद हेडक्वार्टर में बैठा IRDAI। म्यूचुअल फंड, हेज फंड वाले भी आ जाएंगे, उनको रेगुलेट करने के लिए मुंबई में बैठा सेबी। बैंक भी आ जाएंगी, फॉरेन बैंक रेगुलेट करने के लिए बैठा मुंबई में RBI। पेंशन कंपनियां भी आ जाएगी रेगुलेट करने के लिए, PFRDA बैठा दिल्ली में। और कुछ ऐसे होंगे कि जो सभी काम करेंगे, जैसे सपोज बैंक ऑफ अमेरिका की बात करें, तो वो एक लाइसेंस ले लेगा कि हमको बैंक चलाना है, दूसरा लाइसेंस लेगा हमारी दूसरी म्यूचुअल फंड, तीसरा लाइसेंस लेगा पेंशन। और फिर वो यहाँ क्या कर रहे हैं और बाकी सब लोगों का आपस में इंटरनल कम्युनिकेशन है कि नहीं बराबर, संकलन करने में दिक्कत आ सकती है। इसलिए सरकार ने सोचा एक अथॉरिटी बनाई जाए, स्टैट्यूटरी बॉडी, जहाँ पर एक चेयरमैन हो, फिर RBI, सेबी, IRDAI, PFRDA और उसके अलावा फाइनेंस मिनिस्ट्री, ये सबसे कुछ ना कुछ ऑफिसर्स को भेजा जाए, ताकि आपस में सब लोगों को पता चले कि हम क्या कर रहे हैं। तो ये बॉडी फिर जो भी नियम बनेंगे IFSC में काम करने वाली बैंकों के ऊपर, सपोज CRR, SLR वगैरह, तो RBI को पूछ के वो वाली चीज यहाँ पर
इम्प्लीमेंट करेंगे सीधे या मॉडिफाइड स्वरूप में। इस बॉडी का 3 साल का कार्यकाल, रीअपॉइंटमेंट हो सकता है मेंबर चेयरमैन का। यस। फंक्शन क्या है? आईएफएससी सेंटर में जो बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस कंपनियां उसको वो रेगुलेट करेगा। और ऐसे जो जो आईएफएससी भारत में बनेंगे, जैसे अभी तो गुजरात में गिफ्ट सिटी है, भविष्य में सपोज मुंबई में बने या तीसरा हैदराबाद या कहीं पर, तो सभी जगह पर नियम कौन बनाएगा? ये वाली आईएफएससी अथॉरिटी। और इसका हेडक्वार्टर किधर? तो तय ये किया गया गुजरात के गांधीनगर में। सो दैट इज द बैलेंस ऑफ पेमेंट और उसका करंट अकाउंट। उसके बाद हम लोग देखते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट और उसका कैपिटल अकाउंट, बट उससे पहले मैं थोड़ा पानी पी लूँ। हाँ, तो कैपिटल अकाउंट के अंदर एफडीआई में क्या क्या नई चीज हुई हमने देखा। लोन के अंदर एक डेट कंपोजिशन वो देखना है, और फिर ये सब एफडीआई और लोन के नाम पे पैसा आ रहा है। तो इकोनॉमिक सर्वे में कंसेप्ट दिया है एनआईआईपी। ये क्या चीज है? बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसका कैपिटल अकाउंट, उसमें हम लोग बात करें लोन, डेट, बोरोइंग, कर्जा लेना। तो अगर हम विदेशी कर्ज की बात करें, सपोज कुल मिलाकर 100 करोड़ भारत ने बोरो करे हों, तो उसमें से ज्यादातर अमाउंट ऐसी है कि जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों ने बोरो करी है, जबकि गवर्नमेंट ने तो बहुत कम किया है। तो मतलब ये देखे क्वांटिटी के हिसाब से तो प्राइवेट सेक्टर ने ज्यादातर विदेशी ऋण, लोन, कर्ज गैर सरकारी या निजी क्षेत्र की कंपनियों ने लिया है। सेकंड, हमने जितना लोन लिया है विदेश से तो उसको रीपे भी करना पड़ेगा। तो जब उसका भुगतान करेंगे तो कौन सी करेंसी में करना है? कुछ ऐसे लोन हैं जो हमने यूरो, येन, युआन ये करेंसी में वापस करने हैं, लेकिन ज्यादातर लोन ऐसे हैं जो कि हमने डॉलर करेंसी में वापस करने हैं। यानी अगेन हम करें सबसे ज्यादा लोन किस टाइप के हैं, तो मेजोरिटी ऑफ आवर लोन्स आर इन द डॉलर करेंसी। इस सबके अंदर से 2019 प्रीलिम में एक प्रश्न पूछा गया, फाइंड करेक्ट स्टेटमेंट, मोस्ट ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल डेट इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट एंटिटीज। अपना ज्यादातर ऋण सरकारी एकमों ने लिया है। बाह्य ऋण, ज्यादातर बाह्य ऋण सरकारी एकमों ने लिया है। स्टेटमेंट 2, ऑल ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल डेट इज डिनोमिनेटेड इन यूएस डॉलर। भारत की समग्र विदेशी बाह्य ऋण वो डॉलर के अंदर चिन्हित है, या उसको डॉलर में वापस करना है। और फिर आंसर कोड 2 स्टेटमेंट वाले में आपको पता होना चाहिए, ओनली 1, ओनली 2, तो वो तो सब सीधा ही है। आई गिव यू द टाइमर। नलिनी, विनीता, नवदीप, अजय, धनराज, राधा, राहुल, रुपेश, अजय, अमित, अश्विनी, सचिन, अभिषेक, नलिनी, ये सब। फिर जो, विदेन, हर्षवर्धन, भार्गव, भरत, हर्षा, मुकुंद, अमित, रवि, अंकित, शिवम, 3 आउट ऑफ 3 करेक्ट। हाँ, तो क्या था सीन? ज्यादातर लोन गवर्नमेंट ने नहीं, ज्यादातर लोन किसने कॉर्नर किए हैं? विदेश से जब लोन रहे हैं तो प्राइवेट सेक्टर कंपनियों ने सबसे ज्यादा लोन लिए। और जो लोन चुकाने हैं तो ज्यादातर पैसा डॉलर में चुकाना है, बट कुछ पैसा दूसरी करेंसियों में भी चुकाना है। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट कि ज्यादातर विदेशी लोन गवर्नमेंट एकमों ने लिया है, गलत है। व्हाट अबाउट सेकंड स्टेटमेंट, ऑल ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल डेट इज डिनोमिनेटेड इन यूएस डॉलर? ऑल नहीं है, मेजोरिटी है। अब कुछ लोग इसका अर्थघटन ऐसा करेंगे, इंटरप्रिटेशन ऐसा करेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में तो ऐसा लिखा है कि सभी फिगर्स को डॉलर में एक्सप्रेस करना है, और जब हम लोग बोलते हैं कि भारत का एक्सटर्नल डेट, तो वो भी असल में तो हम लिखते तो हैं डॉलर में ही। ऑफकोर्स कुछ यूरो में भी होगा, बट उन सबको कन्वर्ट करके हम लोग ऑफिशियल स्टैटिस्टिक में तो डॉलर में ही लिखते हैं। तो डिनोमिनेशन शब्द उस अनुसंधान में है। आप जो ये इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं आपको ये लगना वाजिब है, बट इकोनॉमिक सर्वे के अंदर ये स्टेटमेंट वर्बेटिम ऐसे दिया है कि मेजोरिटी ऑफ द लोन्स आर डिनोमिनेटेड इन यूएस डॉलर, और बाकी वाले येन, यूरो, पाउंड के अंदर इतने इतने हैं। तो मतलब इकोनॉमिक सर्वे में ये जो वाक्य दिया गया है वो किस अनुसंधान में है? कि चुकाने के अनुसंधान में, कि डॉलर में इतना, येन, यूरो, पाउंड में इतना। तो इस हिसाब से आप सोचना शुरू करो कि चुकाना किस करेंसी में है। तो नॉट ऑल, मेजोरिटी ऑफ द दैट इज टू बी रीपेड इन यूएस डॉलर। तो सेकंड स्टेटमेंट इस कारण से गलत है क्योंकि सारा लोन डॉलर में वापस नहीं चुकाना, मेजोरिटी ही चुकाना है, माइनॉरिटी तो येन, यूरो, पाउंड में। तो आंसर इज नाइदर वन नॉट टू। ये जो हमने बात करी कि इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, एफपीआई का पैसा, या फिर ये लोन के नाम पर पैसा आएगा केंद्र सरकार का और
ये सब एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग में भी लेकर आएंगी प्राइवेट कंपनियां, इन सबको हम लोग प्लस माइनस करना शुरू करें तो कैपिटल अकाउंट में सपोज हाइपोथेटिकली काल्पनिक रूप से भारत में एफडीआई लोन ये सब के नाम पर 154 बिलियन डॉलर्स पैसा आ रहा हो, और उसके सामने भारत के लोग भी बाहर इन्वेस्ट कर रहे होंगे, जैसे रतन टाटा ने इंग्लैंड की जैगुआर कंपनी में एफडीआई करी है, तो उसे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, -100, तो फिर नेट जवाब क्या आएगा, +54। ये जो नेट जवाब है वो हमको क्या दिखाता है कि भारत के अंदर +54 बिलियन डॉलर्स की एसेट्स, चाहे शेयर, बॉन्ड, कंपनी की पार्टनरशिप, उन सबका मालिक कौन है, भिखू मात्रे नहीं है, फॉरेनर्स हैं। तो भारत की इतनी परिसंपत्तियां विदेशी लोगों के हाथ में। सो दैट इज वन कंसेप्ट, और बैलेंस ऑफ पेमेंट में ये हमको देखने को मिलता है। इकोनॉमिक सर्वे और क्लासिकल इकोनॉमिक थियरी में इसको जरा उल्टा बना के वो बोलते हैं, जिसको बोला जाता है नेट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन, यानी NIIP। फॉर्मूला में आंकड़े तो वही जाएंगे बट उनकी साइन पेज हो जाएगी। NIIP का फॉर्मूला ऐसा है, फॉरेन एसेट्स ओन्ड बाय इंडियन। तो दिमाग में विजुलाइज करो कि रतन टाटा ने इंग्लैंड में जैगुआर कंपनी में एफडीआई किया, तो वो पैसा बाहर गया, बट यहाँ पर फॉरेन एसेट्स ओन्ड बाय इंडियन, तो प्लस साइन में लिखना है, तो +100 बिलियन डॉलर्स, मतलब इंडियन बॉट दोज थिंग्स अब्रॉड, माइनस इंडियन एसेट्स ओन्ड बाय फॉरेनर्स, विदेशी लोगों ने जो भारत सरकार को लोन दिया या एफडीआई एफपीआई किया, तो कितना, 154, बट साइन क्या, माइनस, माइनस है क्योंकि फॉर्मूला में, तो फॉरेनर्स बॉट दिस मच इन इंडिया। तो फिर जवाब क्या आएगा, +100 -154, तो जवाब आएगा -54। तो ये नेगेटिव आया, उसका जवाब क्या है असल में, कि भारत की ये सब परिसंपत्तियां 54 बिलियन वर्थ, दे आर ओन्ड बाय फॉरेनर्स। तो भारत एक प्रकार से कर्जदार देश है। NIIP का हिंदी क्या होगा, कुछ काम का नहीं। ये इकोनॉमिक सर्वे में दिया है, और प्रीलिम के लिए फॉर्मूला और कंसेप्ट सिर्फ तैयार करना है। मेंस में कुछ पूछे आपको व्हाट इज NIIP एंड व्हाट कैन वी डू टू रिड्यूस इट, इतनी बारीकी में वो लोग जाते हैं। तो मतलब ये नेट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन वो चीज़ क्या है, जैसे सपोज कि USA से भारत में एफडीआई एफपीआई लोन का पैसा आ रहा है, तो हम लोग माइनस में लिखेंगे, और भारत के लोगों ने अफ्रीका में पैसा इन्वेस्ट किया तो प्लस में लिखेंगे, और फिर नेट जवाब लिखो, तो जवाब तो -54 आया, तो नेगेटिव जवाब, मतलब भारत एक कर्जदार देश है, कर्जे में डूबा देश है। और हम लोग अकेले नहीं है, अमेरिका खुद भी नंबर 1 है नेगेटिव NIIP वैल्यू में, USA इज द हाईएस्ट, इंडिया तो 8वें नंबर पर है। अगर ये जवाब हमको पॉजिटिव मिलता प्लस, तो वो क्या दिखाता कि इंडिया इज अ क्रेडिटर नेशन, लेनदार है, जिसने सब लोगों को बहुत एफडीआई में पैसा दिया बट खुद से एफडीआई में कम पैसा लिया। बट ऐसा तो भारत नहीं है, भारत तो नेगेटिव यानी डेब्टर कर्जदार देश है। तो प्रश्न ये होता है, तो फिर पॉजिटिव NIIP कौन से देश की है, चीन की है कि नहीं, ताइवान की है कि नहीं। वो इकोनॉमिक सर्वे में बहुत बड़ा चढ़ाकर उन्होंने लिख के दिया नहीं, खुद से गूगल सर्च करके ढूंढने जाओ तो वो ऐसी बात है कि राइस में भारत का हाईएस्ट नंबर 1 है। मित्रों ऐसे तो 500 टर्म और 500 असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर बना सकते हैं, पर वो कॉस्ट बेनिफिट अच्छा नहीं, तो उसको छोड़ो। जितना बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ हो इकोनॉमिक सर्वे में, जिसके चलते बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ हो न्यूज़पेपर में, तो तैयार करना चाहिए। हर छोटी चीज इकोनॉमी की तैयार करो तो वो फिर आपको उतना ही मजा देगी जितना मिडाइवल इंडिया की आप तैयारी करने बैठो, पुअर कॉस्ट बेनिफिट। उसके बाद तो ये करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट हमने देखा। उसके बाद आप जानते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व, फिर करेंसी एक्सचेंज रेट रिजीम, तो उसमें थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव में वो फिक्स्ड, फ्लोटिंग, मैनेज फ्लोट, वो सब देखा था। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में वो गोल्ड स्टैंडर्ड, बाय मेटालिज्म, IMF SDR सिस्टम, फिर वो ट्रिफिन डायलेमा, वो सब देखा था। इंडियन एक्सपीरियंस, पहले क्या था आज़ादी के पहले, बाद क्या हुआ देखा था। करेंसी एक्सचेंज इन इंडिया, करेंसी कन्वर्टेबिलिटी में वो तारापुर कमिटी, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, फॉल ऑफ इंडियन रूपी, RBI करेंसी स्वैप करता है, वगैरह वगैरह सब पढ़ा था। एंड देन सम मिसलेनियस कंसेप्ट, वो क्वांटिटेटिव एजिंग, फेड टेपरिंग, नीर रीर, परचेजिंग पावर पैरिटी। इन सब में क्या नए अपडेट्स हैं? अपडेट यहाँ पर एक दो ही जानने लायक है। एक तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, तो वो 1991 से पहले का ज़माना याद करो, जब हमारे एक्सपोर्ट बहुत कम थे क्योंकि लाइसेंस कोटा इंस्पेक्टर आता, और सामने एफडीआई वगैरह में पैसा कम आता था क्योंकि सरकार को लगता था वो CIA और वो सब लोग भारत को सरकार गिराने के लिए कंपनियों को पैसा इन्वेस्ट करेंगे, तो बहुत ज़्यादा एफडीआई पर रिस्ट्रिक्शन थे। एज अ रिजल्ट उस जमाने में
बैलेंस ऑफ पेमेंट की फिगर नेगेटिव में इतनी बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन सर आरबीआई के पास फॉरेक्स रिजर्व में इतना पैसा नहीं होता था कि वो नेट बैलेंस ऑफ पेमेंट जीरो कर सके। उसी के अनुसंधान में एक छोटे से कुछ कंसेप्ट देखने हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में जब नेगेटिव जवाब आए या जिसको हम बोले डिसइक्विलिब्रियम हो जाए, उसके लिए क्या क्या कारण हो सकते हैं। वैसे तो ये सारे कारण समझ के आपको लिख ही सकते हैं, बट फॉर थियरी पर्पज एमसीक्यू में कुछ पूछा जाए तो स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। एक तो हो सकता है डेवलपमेंट डिसइक्विलिब्रियम। अगर आपका देश विकास ही उसमें कम है तो उसके बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी डिसइक्विलिब्रियम, असंतुलन ही होगा। खास करके गरीब देश तो क्योंकि उन्होंने बाहर से अनाज मेडिसिन ज़्यादा इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे, एक्सपोर्ट कम करेंगे, तो जवाब उनका नेगेटिव में ही चलेगा बीओपी का। देन कंज्यूमरिज्म एंड डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट, उपभोक्तावाद और दिखावा करने की चाह। करण जौहर की मूवी देख के हर एक आदमी स्विट्जरलैंड की मैं वॉच और इटाली की फरारी कार लेकर घूमना शुरू कर दूं, तो जितना हम लोग ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे स्विट्जरलैंड की रिस्ट वॉच और इटाली की स्पोर्ट्स कार, तो हमारी करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगी, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट भी नेगेटिव में चला जाएगा। देन देयर कुड बी स्ट्रक्चरल डिसइक्विलिब्रियम, संरचना की असंतुलन। अगर भारत के अंदर ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर ही बेकार हो तो प्रोडक्शन अच्छा हो नहीं पाएगा, अच्छा प्रोडक्शन नहीं होगा तो एक्सपोर्ट अच्छा नहीं हो पाएगा, तो जवाब नेगेटिव में चला जाएगा। सिमिलर लॉजिक पर टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस में भी यही होगा। देन साइक्लिकल डिसइक्विलिब्रियम, चक्रीय असंतुलन। हम लोग पिलर 4 में पढ़ चुके थे कि कैसे इकोनॉमी के अंदर कभी कभी बूम होता है, बस्ट बूम बस्ट बूम बस्ट, तो मंदी तेजी चलती रहती है। तो जब जब भी मंदी का माहौल है तो ऑब्वियसली उस जमाने में हमारे एक्सपोर्ट कम ही हो जाएंगे, तो उस वक्त भी बैलेंस ऑफ पेमेंट का जवाब नेगेटिव में चल सकता है। फिर हमने पढ़ा था आरबीआई का फॉरेक्स रिजर्व, उसके कंपोनेंट। तो सबसे ज्यादा आरबीआई के पास क्या है, फॉरेन करेंसी एसेट, जिसमें एक तो आएगी करेंसी खुद और दूसरी की करेंसी के नाम पर उसने फॉरेन कंट्रीज की जो भी जी सैक या ट्रेजरी बॉन्ड खरीद के रखे हो, अमेरिका के, जापान के वगैरह। दूसरे नंबर पर वैल्यू के हिसाब से आएगा गोल्ड। तीसरे नंबर पर आएगा आईएमएफ के एसडीआर का रिवर्स ट्रांसपोजिशन। वो क्या है समझने की जरूरत नहीं, बस वर्ड याद रखना है, एसडीआर का रिवर्स ट्रांसपोजिशन। और चौथा है एसडीआर खुद। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये उसकी साइज हो गई। सो व्हाट इज द फॉरेक्स रिजर्व अमाउंट इन इंडिया? इकोनॉमिक सर्वे के अंदर पता चलता है कि अराउंड 480 बिलियन डॉलर से। ऑफकोर्स उसके बाद 2020 में फरवरी मार्च आगे बढ़ो तो करीब 520 बिलियन तक पहुंच जाता है। उसके सामने चीन की फॉरेक्स रिजर्व कितनी है? 1 ट्रिलियन में होते हैं 1000 बिलियन, तो 3 ट्रिलियन में कितने होंगे? 3000 बिलियन। तो अपने पास अगर 500 बिलियन के आसपास है, उनके पास 3000 बिलियन के आसपास है। खैर हमारा भी धीरे धीरे बढ़ के 5-10 बिलियन तक तो हुआ। उसके बाद क्या हुआ, कोरोना में क्या अप डाउन क्राइसिस हुए? तो अगेन मेरा वही जवाब कि मंथली कमेंट्री हमने तैयार करने की जरूरत नहीं, उसका जो भी ओवरऑल पूरे साल का ट्रेंड होगा वो तो इकोनॉमिक सर्वे 2021 में आ ही जाएगा, तो वो तब हम लोग देखेंगे। यूपीएससी भी दोस्तों होशियार है, वो लोग भी खुद से बहुत वो भी मजदूरी नहीं करते, इकोनॉमिक सर्वे से डेटा निकाल के क्वेश्चन बनाते हैं ताकि आंसर की गलत हो नहीं। और अगर ट्रेंड के हिसाब से कुछ आपको पूछे तो कभी भी स्टेडीली इंक्रीज तो होने वाला है नहीं। कुछ अगर आपको पूछे इंडिया फॉरेक्स रिजर्व है स्टेडीली इंक्रीज, तो रियल लाइफ में वो संभव नहीं, अप डाउन होते रहते। जवाब क्या है? गलत स्टेटमेंट। तो अप्लाई सम लॉजिकल स्किल 50-50 और खत्म करो उसको। हर चीज की हर महीने की कमेंट्री पढ़ना जरूरी नहीं है। तो ये सब ओके, बीओपी क्राइसिस और करेंसी एक्सचेंज रेट, और फिर आगे बढ़ते बढ़ते ये मिसेलेनियस सब अपडेट अप टू पेज 76 हम लोग पहुंचे हैं। वहां पर एक चीज पढ़ी थी हमने, परचेजिंग पावर पैरिटी, और वहां से एक प्रश्न पूछा था, तो वापस इसको रिफ्रेश करते हैं। परचेजिंग पावर पैरिटी यानी खरीद शक्ति की समता। सपोज एक कप कॉफी जिसमें सपोज 100 ml मिल्क चाहिए, 2 चम्मच चीनी चाहिए, ये वाली टाइप की कॉफी चाहिए, वो सब बनाकर उसका प्राइस हो सपोज $2 इन यूएसए। और वही वाली कॉफी, वही इंग्रेडिएंट, वही सब चीजें भारत में 20 रुपए में वो कॉफी का कप बिकता हो। तो ये क्या दिखाता है, एक कॉफी कप वहां पर $2 का, भारत में 20 रुपए का। तो अगर दो के सामने 20 है तो एक के सामने क्या होना चाहिए? 10। तो करेंसी एक्सचेंज रेट क्या होना चाहिए? $1 इक्वल 10 रुपीज। तो ये हो गया परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से एक्सचेंज रेट। एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है जहां पर हम लोग दो देश की करेंसी के एक्सचेंज रेट को कंपेयर करते हैं बाय
कंपेयरिंग देयर परचेजिंग पावर फॉर अ बास्केट ऑफ कमोडिटीज। आपको आसानी से समझ में आ जाए इसलिए मैंने सिर्फ एक ही उदाहरण दिया कि कॉफी कप। रियल लाइफ में क्या होगा, बास्केट ऑफ कमोडिटीज में कॉफी, टी, मिल्क, दूसरी और चीज़ है कि कपड़े, शूज, इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन वगैरह वगैरह करके आप पूरी बनाओ बास्केट, और कितना खर्च यूएसए में, कितना खर्च इंडिया में, कंपेयर करके रेशियो निकालो। सो दैट इज परचेजिंग पावर पैरिटी का एक्सचेंज रेट। एक और भी तरीके से उसको निकाल सकते हैं यूजिंग रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, दैट इज रीर। लेकिन वो कैसे काम करेगा तो वो उतनी डिटेल में जाने का मतलब नहीं। इसके अलावा पिलर 4 में हमने पढ़ा था ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद। वो तो आपको पता है, जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री इन अ गिवन ईयर। तो अगर हम लोग अमेरिका से पूछे आपका जीडीपी क्या, वो बताएंगे 19 लाख करोड़ यूएस डॉलर। भारत से पूछो आपका जीडीपी क्या, तो वो बताएंगे 211 लाख करोड़ रुपये। तो अब कंपेयर करना मुश्किल है क्योंकि दोनों की यूनिट अलग है, एक डॉलर में है, दूसरा रुपीज में है। कंपेयर करने के लिए एक तो हम कर सकते हैं कि भारत की ये जीडीपी को डॉलर में आप कन्वर्ट करके बोल। तो अगर हम लोग जो बाजार में डॉलर का भाव चलता है, सपोज $1 इक्वल 70 रुपीज, जिसे हम बोल सकते हैं नॉमिनल एक्सचेंज रेट, उस हिसाब से अगर बनाएं तो 212 डिवाइडेड बाय ये इतने रुपीज हैं और $1 के लिए 70 रुपये देने पड़ते हैं, तो कुल मिलाकर जीडीपी कितना मिलेगा, अराउंड 7 टाइम 3 इज 21 बराबर, तो वो करीब करीब 3 लाख करोड़ यूएस डॉलर हमारा जीडीपी हो सकता है यूजिंग नॉमिनल एक्सचेंज रेट। लेकिन दूसरा हम लोग तरीका अपनाएं कि ये जो परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से एक्सचेंज रेट, तो वहां पर ओईसीडी ने नंबर निकाला है कि $1 शुड बी 17 रुपीज। तो वापस निकालो, भारत का जीडीपी 211 लाख करोड़ और $1 की वैल्यू कितना, 17 रुपीज। तो फिर आप जवाब निकालो, करीब आएगा 12 लाख करोड़ यूएस डॉलर। तो ये क्या हुआ, परचेजिंग पावर पैरिटी बेस्ड जीडीपी, या जिसको हम बोले साइज ऑफ द इकोनॉमी इन जीडीपी। तो ऐसा अगर हम लोग चेक करना शुरू करें, ओके यूएसए 19, फिर दूसरे नंबर पर आएगा चाइना, और तीसरे नंबर पर आएगा इंडिया, क्योंकि उसका कितना हो गया 12 लाख करोड़ यूएस डॉलर जीडीपी। तो परचेजिंग पावर पैरिटी के जीडीपी के हिसाब से भारत का नंबर तीसरा है। ये भी चर्चा में इसलिए था क्योंकि बजट और इकोनॉमिक सर्वे में ऐसा हमने कॉलर खड़े करके किए बोला था कि परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से वी आर थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द होल वर्ल्ड। और फिर प्रीलिम 2019 के अंदर एक प्रश्न पूछा गया इधर से, फाइंड करेक्ट स्टेटमेंट्स, परचेजिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट आर कैलकुलेटेड by the prices of the same basket of goods and services in different countries। कोई एक बास्केट में वस्तु और सेवाओं को भरा जाए और उसका प्राइस क्या है, उसकी तुलना खरीद शक्ति की तुलना करके ये विनिमय दर निकाला जाता है। सेकंड स्टेटमेंट, इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी डॉलर्स, इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। विश्व का 6ठा सबसे बड़ा अर्थतंत्र है। और फिर तो दो स्टेटमेंट में आप जानते हैं, ऑप्शन ओनली 1 ओनली 2 बोथ करेक्ट नाइदर करेक्ट। और फिर आपका टाइमर शुरू होता है। इंद्रम, मयूरेश, रवि, आयुष, सुनीत, सोमवीर, दीपक, निर्मल, अमन, सुमित, अंकित, बालाजी, मयंक, राघव, दीपिका, ये सब लोग। फिर हर्ष रत्नाकर, हर्षवर्धन भारद्वाज, जो बिदेन, भारत राजा, मुकुंद, रविशंकर, भार्गव, अंकित सिंह, प्रशांत, अमित एंड अदर्स 4 आउट ऑफ 4 करेक्ट। खैर ये तो अभी हमने पढ़ा, तो ज़्यादा लोगों ने इसको टिक किया सही तरीके से। पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि हम लोग 6th नहीं 3rd लार्जेस्ट है इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी। सो द आंसर इज ओनली 1 करेक्ट। तो यहाँ पर क्या है, एक चीज़ हमको ये थियरी की पूछी गई है कि ये परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से, तो ये तो हम लोग टिक कर सकते हैं। दूसरी वाली जो चीज़ है वो क्या है कि वो बजट इकोनॉमिक सर्वे में कहीं पर ऐसा लिख के बोला था कि प्रेजेंटली दिस इज द सीन, तो ये इसको हम बोल सकते हैं करंट या कंटेम्पररी। एज अ रिजल्ट इस प्रश्न को मैं कहूँगा ये मीडियम डिफिकल्टी का है। अभी तो हमने अभी अभी पढ़ा, तो हाँ सब लोग टिक कर सकते हैं कि वो तो 6th लार्जेस्ट और 3rd लार्जेस्ट, और मतलब 6th लार्जेस्ट पूछा वो गलत है क्योंकि हम लोग 3rd लार्जेस्ट है। 6 महीने बाद, 1 साल बाद जब पूछा जाए तो अपनी मेमोरी में सब कुछ याद हो जरूरी नहीं है।
और इसको देखकर सभी जगह पर हम लोग फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर करने गए, वो भी प्रैक्टिकेबल नहीं है। सो अगेन वही चीज़, अप टू सर्टेन लेवल हमने तैयार करना चाहिए, बियॉन्ड दैट 50-50 करके आगे बढ़ना चाहिए। क्या स्पीकिंग ऑफ इकोनॉमी, ये नया 2021 का यूपीएससी ने एग्जाम कैलेंडर लॉन्च किया है। प्रीलिम और मेंस की भी तारीख आ गई है, और उसको पूरी इकोनॉमी को कवर करने के लिए मेरा कोर्स वो अनअकैडमी के ऊपर, अब जाइए unacademy.com/munal.org, और वहाँ पर ये सब, जैसे ये अभी पावर पॉइंट देखे उसी प्रकार के सारे पावर पॉइंट, रैपिड रिवीजन के हैंडआउट, वीकली डाउट रेजोल्यूशन जो मुझे प्रश्न पूछे जाते हैं, वीकली क्विज भी होती है रैंकिंग के साथ, और रात को 9 बजे से क्लास होती है, तो वर्किंग प्रोफेशनल, हाउसवाइफ्स एंड एवरीवन कैन अटेंड। और आपकी ज्वाइन करने की इच्छा हो तो कूपन कोड mrunal.org यूज करो तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल सकता है। तो हमने ये पढ़ लिया हमारा Win20 CSP सीरीज इकोनॉमी पिलर 3। पिलर 3 में आपको मैंने 2 पार्ट में पढ़ाया था। पार्ट 3A जहाँ पर ये FDI, करेंसी एक्सचेंज, वो सब, वो हमने अप टू पेज 76 हैंडआउट के अंदर खत्म किया। उसके बाद बाकी जो चीज़ें आती है जिसको मैं कहता हूँ पिलर 3B, जहाँ पर हम लोग ये वर्ल्ड बैंक, IMF, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड अग्रीमेंट, RCEP, वो सब चीज़ें पढ़ते हैं। वो चीज़ अपनी अभी बाकी है, हैंडआउट आपके पास है, ये वाली चीज़ पढ़नी बाकी है। तो नेक्स्ट इसका जब लेक्चर होगा, मे बी नेक्स्ट वीक या उसके अगले वाले वीक, तो वहाँ से हम लोग कंटिन्यूएशन में रखेंगे, और उसके बाद और बाकी के पिलर खत्म करेंगे। बट तो चिंता में आने की ज़रूरत नहीं, अभी तो ये भी बाकी है, कब खत्म होगा। असल में इकोनॉमी में एग्जाम वर्दी अपडेट्स आप निकालने को बैठो तो उतने ज़्यादा अपडेट्स नहीं है। ये जो लोग मंथली और वीकली बेसिस पर सब अप डाउन ऐसा वो सब करते हैं, इतना डेप्थ में यूपीएससी इकोनॉमी के प्रश्न निकालते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बनाना बैठना शुरू करो। तो सपोज हम लोग यहाँ तक पहुँचे, और ये हमारा मान लीजिए ये 76 पेज है, और पूरी एंड आउट यहाँ तक आई थिंक अराउंड 89 पेज है, और बाकी के जगह पर भी इतना ही हो, तो कुल मिला के कितना 180 पेजेस, तो वो तो खत्म हो जाएगा। उसमें ज़्यादातर कंसेप्ट आपके क्लियर है, 2-4 नए जनरल नॉलेज की चीज़ें याद करनी है। सो इट इज़ मैनेजेबल एंड वी विल फिनिश दैट बिफोर द प्रीलिम्स। तो मैं यहाँ पर ये क्लास खत्म करता हूँ और नेक्स्ट टाइम वापस मिलते हैं।